हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ का, बात करेंगे रेसिस्टेंस का, बात करेंगे रेसिस्टिविटी का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ क्या है। तो ओम्स लॉ क्या है कि बोलेंगे व्हेन फिजिकल कंडीशन जैसे कि बात करते हैं टेम्परेचर का, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, remains same then the current flowing through conductor is directly proportional to the potential difference. Across its ends. कहने का मतलब बोला है कि अगर फिजिकल कंडीशन जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया किसका, वायर का, जैसे मान लीजिए कि ये वायर है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर चेंज नहीं हो, इसके अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं हो, इसका लेंथ अगर चेंज नहीं हो, तो क्या बोल रहा है कि करंट जो फ्लो करेगा इस कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। कहने का मतलब क्या कि इस तरह से बोलिए कि डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है और हम लोग जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो वहाँ पे कोई ना कोई एक कांस्टेंट टर्म आता है। जैसे यहाँ इक्वल दे दें तो आई आर जो बोलता है, ये R जो है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो इसी से फॉर्मूला बना V बराबर आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर I इंटू आर। तो एक ये इस तरह से ये लिख सकते हैं कि I बराबर क्या हो जाएगा, तो V अपॉन R। अब I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस और R का इन्वर्सली। कहने का मतलब किसी भी कंडक्टर में अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें करंट क्या होगा, कम होगा। अगर रेसिस्टेंस अगर हम ज़्यादा ले तो करंट उसमें क्या होगा, कम बहेगा। अगर करंट रेसिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा होगा, ये चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है ना। सबसे पहले तो I बराबर V अपॉन R, इस तरह से हम लिखते हैं कि इसको यूनिट में लीजिए। I बराबर V का यूनिट क्या होगा, वोल्ट, और जो रेसिस्टेंस है इसका यूनिट होता है ओम। इसको डिनोट करते हैं हम इस तरह से, तो वोल्ट पर ओम ही कहलाता है आपका। वोल्ट पर ओम भी हम क्या बोल सकते हैं, एम्पियर बोल सकते हैं। वोल्ट पर ओम भी क्या बोलेंगे, एम्पियर बोलेंगे। तो 1 एम्पियर बराबर क्या होगा, तो 1 एम्पियर बराबर 1 वोल्ट अपॉन 1 ओम, है ना। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब जो हम लोग के पास फॉर्मूला आया है V बराबर आई आर, जहाँ पे V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट और R है रेसिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है, वो होता है वोल्ट, करंट का एम्पियर और रेसिस्टेंस का ओम। इस तरह से डिनोट करते हैं। ये ओम क्या है,
ये रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस जो है वो करंट के फ्लो को रोकता है, रेसिस्ट करता है। किसी भी कंडक्टर में जिस तरह से रोड पे फ्रिक्शन काम करता है, फ्रिक्शन का क्या काम है? मोशन को अपोज करना। मोशन को अपोज करना, जो जितना कम फ्रिक्शन होगा उतना ज़्यादा गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी। तो जिस मटेरियल में जितना कम रेसिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा उसमें करंट जाएगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कंडक्टर का, सेमी कंडक्टर का और इंसुलेटर का। तो कंडक्टर का जो मेनली रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है? कम होता है। कंडक्टर का जो, इसमें क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए इसमें रेसिस्टेंस क्या होता है? कम होता है, तो इसमें करंट जाता है। सेमी कंडक्टर के रेसिस्टेंस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि इसका रेसिस्टेंस घट जाता है, तो इसमें करंट बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे इसका रेसिस्टेंस मेनली क्या होता है? ज़्यादा ही होता है। इंसुलेटर का रेसिस्टेंस बहुत हाई हो जाता होगा, है ना, क्योंकि इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं तो रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, करंट जो है ना के बराबर, करंट इसमें फ्लो होता ही नहीं है। अब कुछ फैक्टर्स है जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है ना, कुछ फैक्टर्स है जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस डिपेंड्स। अब कौन कौन ऐसा फैक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस डिपेंड करता है? तो सबसे पहला बात, लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर कैसे? तो लेंथ ऑफ वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस का। अगर लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा वायर है तो उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसमें करंट कम फ्लो करेगा। सेकंड है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर भी जो है आपका रेसिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, किसमें? लेकिन कंडक्टर में, सिर्फ कंडक्टर में। सेमी कंडक्टर में ऐसा नहीं होगा। अगर आप कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स जो है फ्री होते हैं, तो फ्री टू मूव होते हैं। जब फ्री होगा तो रेसिस्टेंस कम होना चाहिए, करंट ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन कंडक्टर में सर ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा रहा है रेसिस्टेंस बढ़ जा रहा है, करंट कम जा रहा है? देखिए, कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जो भी है एटम्स के अंदर होते हैं। तो एक्चुअली जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए एक फील्ड है, उसमें जो है 1 लाख आदमी है और बीच में एक बॉम्ब फोड़ दीजिए आप, तो आदमी इधर उधर भागेगा। तो इधर उधर जब रैंडम मूव करेगा तो रैंडम मूव करने में अच्छे से आदमी नहीं भाग पाएगा और उस दौरान जो है आदमी ज़्यादा मारा जाएगा। अब यही है कि एक आराम से निकले रो वाइज तो जल्दी निकल जाएगा। तो उसी तरह से कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स फ्री हो जाते हैं। जब फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए तो वहाँ कोलिजन होना शुरू होता है, और जब कोलिजन होने लगता है आपस में तो इस कारण इसकी रेसिस्टेंस बढ़ जाती है। फिर से सुनिए, जब कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होते हैं बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। जब बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं तो वहाँ टकराना, कोलिजन होना शुरू होता है। जैसे कि एग्जांपल दिए हैं, फील्ड में जो है जो बॉम्ब है आप उसको जो है एक्सप्लोर कर दीजिए, तो एक्चुअली होगा क्या कि वहाँ जो आदमी होंगे वो सब रैंडम मूव करेंगे, और रैंडम मूव करने के कारण सब एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, अच्छे से भाग नहीं पाएंगे। वैसे ही कंडक्टर के अंदर है कि जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होता है वो सब किस में आ जाएगा? फ्री हो जाएगा, और वहाँ पे कोलिजन होना स्टार्ट हो जाएगा। उस कोलिजन के कारण रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टर में तो रेसिस्टेंस उसका बढ़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया का। क्रॉस सेक्शन एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस का। अगर एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस कम है। जैसे कि एक मोटा सा पाइप और पतला सा पाइप लीजिए, जितना ज़्यादा मोटा पाइप रहेगा पानी का फ्लो उतना ज़्यादा होगा। इसी तरह से कंडक्टर जितना मोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का उतना ज़्यादा फ्लो होगा। अगर एरिया को कमाइएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट कम फ्लो करेगा, है ना। लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये सब फैक्टर है जिस पे आपका जो है रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। लेंथ, टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, और कुछ छूटा है इसमें? नहीं, ठीक।
अब हम लोग बात करते हैं रेसिस्टेंस होता है ना, रेसिस्टेंस, ये एक चीज़ और छूट गया इसमें, सबसे मेन चीज़ कि ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे मतलब डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब ये वायर किसका, किस तरह का बना हुआ। चौथा चीज़, किस चीज़ का वायर बना हुआ। जैसे मान लीजिए सिल्वर, सिल्वर आपका सुपर कंडक्टर है क्योंकि इसकी रेसिस्टेंस बहुत ही कम होती है। गोल्ड सुपर कंडक्टर, कॉपर ये सब कंडक्टर। तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल किसका मतलब वायर बना हुआ है। अगर सिल्वर का है तो उसका रेसिस्टेंस बहुत कम, जैसे कि रोड पे एनएच हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, है ना, जर्किंग वाला रोड हो गया, तो सब तरह का। उसी तरह से रेसिस्टेंस जो है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। एक चीज़ होता है रेसिस्टिविटी, एक चीज़ होता है रेसिस्टिविटी। ये क्या है? इसका ऐसा यूनिट ओम होता है, याद रखिएगा। ये रेसिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। रो किसे डिनोट करते हैं? रो से। रेसिस्टिविटी, ये रेसिस्टिविटी क्या है? तो इसका फॉर्मूला होता है R बराबर रो एल बाय ए। क्या होता है? R बराबर रो एल बाय ए, जहाँ पे R आपका रेसिस्टेंस है, L लेंथ ऑफ वायर है और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका क्रॉस सेक्शन एरिया? वायर का। ठीक, तो R बराबर रो एल वाई, कुछ नहीं है तो नीचे बना है। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या होगा? रो एल बराबर R इंटू ए, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? R इंटू ए बाय एल। तो ये इसका अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो रो बराबर रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, एरिया का यूनिट ऑब्वियस है मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर। और लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। मीटर से मीटर खत्म। रो का जो यूनिट हो गया ओम मीटर। ये ओम मीटर होता है रेसिस्टिविटी का यूनिट। और इस रेसिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब ये रो किस पे डिपेंड करता है? ये रो जो होता है ना, ये मटेरियल का होता है ना। जिस मटेरियल का, जैसे कि फॉर एग्जांपल इट इज़ ऑन इट्स ऑन मटेरियल। जैसे कि मान लीजिए गोल्ड मोटा हो, पतला हो, छोटा हो, कोई मतलब नहीं है, गोल्ड का रेसिस्टिविटी सेम होगा। जैसे कि मान लीजिए गोल्ड का वायर लीजिए, ये वायर है गोल्ड का वायर है, मोटा सा वायर है एकदम, इसको पतला कर दीजिए, ये भी गोल्ड का ही वायर है। एकदम इतना लंबा कर दीजिए, ये भी गोल्ड का ही वायर है। तो ये सब का रेसिस्टिविटी सेम होगा। इसका रेसिस्टिविटी रो, तो इसका भी रो, इसका भी रो। मतलब रेसिस्टिविटी मटेरियल का होता है और ये नेचर ऑफ मटेरियल पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस चेंज हो सकता है लेकिन रेसिस्टिविटी चेंज नहीं हो सकता है। इस सब का, जैसे गोल्ड का वायर है, ये भी सब का रेसिस्टिविटी सेम है, लेकिन इसका रेसिस्टेंस R1 हो जाएगा, इसका R2 हो जाएगा और इसका R3 हो जाएगा। मतलब सब रेसिस्टेंस चेंज हो सकता है लेकिन रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। रेसिस्टिविटी सब क्या होगा? मटेरियल का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात समझ में आई? जैसे कि मान लीजिए आयरन का वायर है, चाहे आयरन रॉड है, उसका जो रेसिस्टिविटी होगा सेम होगा। रेसिस्टिविटी का भी काम है करंट को अपोज करना। रेसिस्टिविटी भी करंट को अपोज ही करता है, लेकिन रेसिस्टिविटी मटेरियल का होता है और रेसिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे और जो भी है। ठीक, 4 चीज़ हो गया, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। लेकिन रेसिस्टिविटी मटेरियल का अपना होता है। जैसे कि आयरन है तो आयरन का रेसिस्टिविटी, आयरन को बड़ा कर दो, छोटा कर दो, है ना, कोई मतलब नहीं है, लेकिन रेसिस्टिविटी सेम रहेगा। इतना बात समझ में आई? चलो ठीक है, वेरी गुड। इसको इरेज करते हैं। रेसिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं हम लोग रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी से मिक्स्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ अ कॉपर वायर इज 100 मीटर। तो लेंथ कितना दिया हुआ है? लेंथ है आपका 100 मीटर, ठीक है। एंड रेडियस दिया हुआ है आपका, रेडियस 1 mm दिया हुआ है। तो एरिया हमको निकालना है, तो इसका एरिया क्या होगा? तो जो एरिया होगा आपको पता है कि पाई R² होगा।
अब पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या कि निकालिए 3.14 इंटू रेडियस 1 mm है, इसको किस में चेंज करना है, इसको मीटर में चेंज करना है। तो 1 mm में कितना मीटर होगा, निकालो। तो 1 mm, तो mm को पहले अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड करेंगे। अब इसको फिर मीटर में चेंज करेंगे तो 1/10 इंटू 100, कहने का मतलब 10⁻³ मीटर, ठीक है। और मीटर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर 10⁻³ मीटर का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 10⁻³ मीटर का स्क्वायर, कहने का मतलब 3.14 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ मतलब ऐसे भी सीखो a⁻m होल n, तो क्या होता है a⁻m मल्टीप्लाई n होता है। तो इसको क्या कर देंगे डायरेक्ट 10⁻³ इंटू 2 -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका एरिया। क्या आ जाएगा, एरिया क्या आ गया आपका 3.14 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रेसिस्टिविटी कॉपर का दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी कितना दिया हुआ है आपका 1.72 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। तो आप पूछ रहा है क्या रेसिस्टेंस, तो फॉर्मूला क्या है ρl पुट कर दीजिए। रो कितना है आपका 1.72 इंटू 10⁻8 ओम मीटर बाय लेंथ कितना है 100 मीटर अपॉन एरिया कितना 3.14 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। देखिए मीटर स्क्वायर मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर ख़त्म हो गया, 10⁻6 और 10⁻6 ख़त्म होगा तो यहाँ बचेगा 10⁻2। जब 10⁻2 बचेगा और ये पॉइंट आपका ख़त्म हो गया तो क्या बचेगा देख लीजिए, क्या आ गया R बराबर 172 इंटू 100 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाय 314। एक चीज़ और, ये -2 है, नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, कहने का मतलब क्या है कि -2 का मतलब यहाँ 10⁻+2 मतलब 100, ये 100 ख़त्म, तो R बराबर 172/314। जब इसको कैंसिल कीजिएगा तो समथिंग 0.55 ओम आंसर आएगा, ठीक है। देख लीजिए आप सॉल्व करके, वेरी गुड। इसको इरेज करते हैं, ओके। एक चीज़ और, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, कॉपर का कंडक्टर है, कॉपर का कोई कंडक्टर है, ठीक। अब जब ये कॉपर का कंडक्टर है तो दोनों का रेसिस्टिविटी तो सेम है। जैसे मान लीजिए कॉपर का कंडक्टर कुछ इस तरह का है और कुछ लेंथ इसका इस तरह का कर दिए। अगर हम दोनों की बात करें रेसिस्टेंस का, तो इसका रेसिस्टेंस मान लीजिए R1 है, तो इसका रेसिस्टेंस ऑब्वियसली चेंज होगा क्योंकि ये लेंथ में चेंज हो गया, तो लेंथ पे तो डिपेंड करता है ना। तो इसका रेसिस्टेंस R2 हो गया। इसका मान लीजिए कि लेंथ L1 है और इसका लेंथ L2 है, ठीक। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए सेम रखे हैं A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग चेंज नहीं किए हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका भी A और इसका भी A। और दोनों का रेसिस्टिविटी क्या होगा, दोनों कॉपर का है तो इसका भी रेसिस्टिविटी रो और इसका भी रेसिस्टिविटी रो। अब इससे एक फार्मूला हम लोग तैयार करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका रेसिस्टेंस क्या होगा कॉपर का, ये मान लीजिए कि 1 वायर है और ये वायर 2 है, तो 1 वाले का जो रेसिस्टेंस होगा R1 बराबर रो L1/A, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ठीक है। सेकेंड का क्या है, इसका R2 बराबर क्या होगा रो, क्योंकि दोनों का रेसिस्टिविटी तो सेम होगा, है कि नहीं है, दोनों का रेसिस्टिविटी सेम होगा, L2/A, ठीक। ये सेकेंड हो गया। अच्छा, क्या दोनों से हम रो निकाल सकते हैं, एक मिनट। अच्छा, इससे निकालिए रो क्या होगा, इसका नीचे 1 है तो रो बराबर इसका क्या होगा R1 इंटू A/L1, ठीक। अब इसकी बात करते हैं R2 का, तो R2 बराबर क्या होगा रो L2/A, ठीक है। इसमें रो क्या हो जाएगा, तो R2 इंटू A/L2 इक्वेशन सेकेंड। क्योंकि दोनों रो की वैल्यू है तो क्या दोनों को हम इक्वल नहीं कर सकते हैं,
हाँ कर सकते हैं, ऑब्वियस कर सकते हैं। जब करेंगे इक्वल तो क्या करेंगे इक्वल, बताइए, रो बराबर रो, तो क्या हो जाएगा R1 इंटू ए बाय L1 बराबर R2 इंटू ए बाय L2। ए ख़त्म, R1 रहने देते हैं, ये R2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में R1 बाय R2 बराबर L2 यहाँ रहने देते हैं, ये L1 ऊपर L1 बाय L2। जब सेम वायर का हो तो हम इस तरह से फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, R1 बाय R2 बराबर L1 बाय L2। ठीक है, आप इसको कॉपी कीजिए। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा, R1 बाय R2 बराबर L1 बाय L2। कब अप्लाई करेंगे, जब एक ही वायर का सब कुछ चेंज हो जाएगा, रेसिस्टिविटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेसिस्टिविटी तो सेम ही होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया अगर सेम हो तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, कॉपी कीजिए। वेरी गुड, क्या फार्मूला निकला, फार्मूला हम लोग का निकला R1 बाय R2 बराबर L1 बाय L2। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, बोला कि द रेसिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ऑफ नाइक्रोम इज 6 ओम। एक वायर है जिसका लेंथ जो है, मान लेते हैं लेंथ जो है वो 1 मीटर है और उसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है 6 ओम। अब क्या बोला है, कैलकुलेट इट्स रेसिस्टेंस इफ इट्स लेंथ इज 70 सेंटीमीटर। 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर हो गया आपका, लगभग 1 मीटर लगभग कितना सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है। अब क्या बोला है कि जब लेंथ को चेंज कर दिए, मतलब ये L1 मान लीजिए, ये R1 मान लीजिए, जब लेंथ को चेंज किए, लेंथ चेंज होने से कितना हो गया, 70 सेंटीमीटर हो गया। तो पूछ रहा है कि जो नेक्स्ट न्यू रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा। क्या वायर तो सेम ही है, नाइक्रोम का वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात किया नहीं है, तो फार्मूला ये वाला यूज़ होगा, कर दीजिए यूज़, कीजिए यूज़। क्या होगा, R1 बाय R2 बराबर L1 बाय L2, कीजिए यूज़। तो R1 कितना आपका, R1 दिया हुआ 6 अपॉन R2 कितना निकालना है, L1 कितना है भाई, L1 है मीटर में रखिए या सेंटीमीटर में रखिएगा, सेंटीमीटर में रखिएगा तो 100 सेंटीमीटर और L2 70 सेंटीमीटर। ये कैंसिल है ना, ये ख़त्म। R2 बराबर कितना हो जाएगा, तो R2 इंटू 10 बराबर 7 इंटू 6, तो R2 बराबर 7 इंटू 42 अपॉन 10, तो ये 4.2 ओम आ जाएगा। ठीक है, मीटर में चेंज कर दीजिए, 1 मिनट रुकिए, मीटर में चेंज कर दीजिए, मीटर में चेंज कीजिए सर, मीटर में चेंज कीजिए। ठीक है, तो R1 कितना है आपका, उसे कोई इशू नहीं है, कर दीजिए, अच्छा रहेगा। R1 कितना है 6, R2 कितना है निकालना है, L1 कितना 1 मीटर, L2 कितना, तो 70 अपॉन 100 मीटर, तो ये ख़त्म 0.7 मीटर। ऐसे तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ने वाला, बात तो बराबर ही पड़ेगा, सॉरी। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 7×6 = 4.2 ओम, ऐसे भी आया, सॉरी, कैसे भी बनाइए बात बराबर पड़ेगा। वेरी गुड, ठीक है, इतना बात समझ में आई। एक चीज़ और है, इसको इरेज करते हैं। ओके, रेसिस्टिविटी, जैसे रेसिस्टेंस कंडक्टर सेमीकंडक्टर में वगैरह चेंज होता है, उसी तरह से रेसिस्टिविटी का कुछ होता है क्या। देखिए कंडक्टर मान लीजिए, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर लीजिए, अगर कोई एलॉयज ले लीजिए, एलॉय, ठीक है, जैसे कि मैंगनीन ले लीजिए, ठीक है। तो कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो इसका रेसिस्टिविटी घटता है, सेम रेसिस्टेंस के जैसा, ठीक है, ठीक है। और इसका अगर सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो इसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, सॉरी, इसका रेसिस्टिविटी बढ़ता है और इसका रेसिस्टिविटी घटता है, ठीक है। और मैग्नीन में अप्रॉक्स जो टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो है कांस्टेंट रहता है, आई थिंक कांस्टेंट रहता है अप्रॉक्स। तो अगर ग्राफ बनाइए टेम्परेचर और रेसिस्टिविटी का, रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर रखिए, तो इसका कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाइएगा, रेसिस्टिविटी देखिए यहाँ है, फिर टेम्परेचर यहाँ, तो रेसिस्टिविटी बढ़ गया, है ना। इसमें क्या होगा,
इसमें टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटता है ना। जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर यहाँ पे है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, इधर ये टेम्परेचर, इधर रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, टेम्परेचर बढ़ा है रेजिस्टिविटी कम है, और टेम्परेचर बढ़ा है रेजिस्टिविटी और कम है। इसमें अप्रॉक्स थोड़ा सा चेंज होता है, फिर भी कुछ इस तरह से रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये ग्राफ है एलॉयज़ में, है ना, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में। चलिए इतना पढ़ा दिए, थैंक यू सो मच। ये लेक्चर नंबर 2 था, इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी की बात की हुई है लेक्चर नंबर 1 में। अब हम लोग लेक्चर नंबर 3 लाएंगे जिसमें हम लोग सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन की बात करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मेरा वीडियो और सपोर्ट कीजिए दिल से। अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ कमी है तो वो भी बताइए, हम उसको इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करेंगे। थैंक यू सो मच।